Hi, greetings to all. Welcome back in our channel. जैसा कि ब्लड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, उसी के बीच में हम डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक हीमोपोइसिस। इसको मैं आपको फ्रैक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ मैं आपको इसका जनरल डाटा पहले दूंगा, उसके बाद में यू हैव टू लर्न, यू हैव टू रिवाइज द डाटा जो मैं आपको दूंगा। उसके बाद में जो आगे की बेसिक चीज़ें हैं, जो आगे की एडवांस चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस जैसा कि आपको मैंने बोला था, मेडिकल साइंस में हर एक वर्ड को ब्रेक करके आपको पढ़ना है, ठीक है। वर्ड हीमो और पोइसिस। पोइसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। हीमो मतलब ब्लड, formation of blood, the term called hemopoiesis. Getting my point? Formation of blood. तो यूजुअली इसके अंदर हम देखेंगे हीमोपोइसिस, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा और क्लोटिंग फैक्टर उन सबका सिंथेसिस होना, प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होना, वो सब देखेंगे, मतलब वो सब इसका पोर्शन है। लेकिन मेजरली कंपार्टमेंट जो है वो हम देखेंगे क्या, स्पेशली ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है। ब्लड सेल्स जो तीनों अपनी ब्लड सेल्स है वो हम देखेंगे कैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, कहाँ इनका स्टोरेज, कहाँ इनका मैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद में मैचुरेशन और डेवलपमेंट के बाद में कहाँ कैसे कैसे इनकी जो फर्दर प्रोसेस होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या फिर इनका जो ग्रोथ साइकिल है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इस टॉपिक के अंदर हम इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हीमोपोइसिस क्या है, कहाँ पाया जाता है, कैसे होता है, कब से कब इस एज ग्रुप में कहाँ तक कहाँ होता है, बस फर्दर इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हीमोपोइसिस, पोइसिस का मतलब होता है जनरेशन, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ का बनना क्या होता है, मेडिकल टर्म में उसको पोइसिस वर्ड से जाना जाता है। जैसे किसी भी वर्ड का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम आइटिस बोलते हैं, वैसे ही किसी भी वर्ड का, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना हम पोइसिस में मतलब उसको टर्म देते हैं पोइसिस, ठीक है। तो हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, स्पेशली इसके अंदर हम देखेंगे तीनों ब्लड सेल्स का, ठीक है। हीमोपोइसिस सबसे पहले हम देखेंगे, हीमोपोइसिस इसका मतलब होता है, हीमोपोइसिस इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ, इसको बोल देंगे ऑल ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल्स, यानी कि सभी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है। इतना बात समझ में है। अब देखिए हीमोपोइसिस के बारे में मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको उस पर फोकस करना है, आपके सारे कंसेप्ट टाइम के साथ में क्लियर होते जाएंगे। मैंने क्या बताया था, पोइसिस, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। और लास्ट क्लास मैंने बताया था इरिथ्रोस वर्ड होता है जो कहाँ किस लैंग्वेज का है, ग्रीक का, जिसका मतलब क्या होता है, रेड, दैट इज यूज्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक। उसके बाद में मैं दूसरा टर्म लिखता हूँ, दूसरा टर्म लिखता हूँ थ्रोम्बोपोइसिस। मैंने क्लियरली बताया पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, और थ्रोम्बोस, थ्रोम्बोस किसका वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, जिसका मतलब क्या होता है, क्लोट, मतलब कि जो क्लोट फॉर्मेशन या जो क्लोटिंग सेल्स होती है, जो मतलब यूजुअली हम प्लेटलेट्स को इसमें कवर करते हैं, तो उनका फॉर्मेशन क्या होता है, थ्रोम्बोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। दो टर्म क्लियर हुई। अब मैं तीसरी टर्म आपको बताता हूँ, हीमेटोपोइसिस।
ठीक है, ये एक वर्ड है। एक होता है हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, एक होता है हीमेटोपोइसिस। ठीक है, एज पर द लिटरेचर हीमेटोपोइसिस एक टर्म होती है जो पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, हीमेटोपोइसिस ये जो टर्म होती है यूज की जाती है फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हीमेटोपोइसिस। अगर हम इसके ग्रीक वर्ड के हिसाब से अगर हम इसको टर्म देना चाहें तो हीमेटोपोइसिस को हम ल्यूकोपोइसिस बोल सकते हैं। ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसीस एंड पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, दैट्स ल्यूकोपोइसिस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हीमेटोपोइसिस, सॉरी हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है? पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, हीमो मतलब ब्लड। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। उसके बाद में इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। उसके बाद थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद में हीमेटोपोइसिस मैंने आपको बताया कि एक टर्म है स्पेशली यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, आपको नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, तो अदरवाइज तो रिपीट में आप देख सकते हैं जब आपको नीड होती है। बाकी अगर आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ देंगे तो कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 टर्म आपकी हुई। इसके बाद में हम बात करेंगे साइट्स ऑफ हीमोपोइसिस। साइट्स, ये हमने स्पेशली टर्म्स की बात कर ली डिफरेंशियली, उसके बाद में हम बात करते हैं साइट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मस्त टॉपिक है, देखिएगा आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आप सोच इतने दिनों तक कंफ्यूज रहते या फिर आपको समझ में नहीं आती, वो चीज़ यहाँ पे आज मैं क्लियर करूँगा। साइंस, ठीक है। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, उसकी साइट्स होती है, ठीक है। उसकी अलग अलग साइट्स होती है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो लाइफ, ठीक है। एम्ब्रियो लाइफ या एम्ब्रियोजेनिक पीरियड्स, एम्ब्रियो लाइफ या एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड, उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं फीटस पीरियड या ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। दो चीज आपके सामने, एक है एम्ब्रियोनिक पीरियड, एक है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। चलो सबसे पहले मैं आपको दो टर्म देता हूँ कि एम्ब्रियो एक वर्ड है और फीटस एक वर्ड है, ठीक है। एम्ब्रियो और फीटस दोनों में डिफरेंस किसी को पता है? दोनों में डिफरेंस किसी को पता है? कुछ अगर स्टडीज में होंगे तो उनको पता होगा, बाकी मैं सबके लिए जनरली बताता हूँ। एम्ब्रियो और फीटस जस्ट जैसे मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट सॉरी स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जस्ट बाद में जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट बाद में से लेके अप टू द 8 वीक्स, अप टू 8 वीक्स, यहां मैं लिख देता हूं फर्टिलाइजेशन टू 8 वीक्स या 8th वीक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेके 8वें सप्ताह तक जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में जो जाइगोट होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फीटस क्या होता है? 9th वीक से लेके 9th वीक ऑफ गेस्टेशन मतलब कंसेप्शन, मतलब ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद में जो 9 वीक निकल जाते हैं या जो 8 वीक निकलते हैं वहां तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, और 8 वीक से 9वें वीक से लेके जब बेबी बर्थ होता है तब तक हम उसको फीटस बोलते हैं। इसको मैं लिखता हूँ टिल बर्थ, ठीक है। तो मैं इसको एक सिंपल सा आपको, जैसे मैंने पीएच स्केल बताया था, वैसे मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को नाम दूंगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सबको पता है, नहीं पता तो वही है कि ओवम और स्पर्म दोनों का मिलना क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ से लेके मैं वीक्स काउंट कर रहा हूँ, ये कुछ वीक्स है और मान लीजिए यहाँ पे 8 वीक है और यहाँ 9 वीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है।
तो फर्टिलाइजेशन से लेके 8th वीक तक ये जो टाइम पीरियड है, फर्टिलाइजेशन से लेके 8th वीक तक, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। ठीक, 9th वीक से लेके और टिल बर्थ, इसको हम बोलेंगे फीटस। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक पीरियड और ड्यूरिंग फीटल पीरियड। ठीक है, इन दोनों में जो साइट ऑफ हीमोपोइसिस है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए क्या, एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो हीमोपोइसिस है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, वो कहां से होता है? योक सैक। योक सैक समझ में आ रहा है? कहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं बैठा हूँ, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। योक सैक, योक सैक एक चीज होती है, अभी बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, आप इसको बस इस वर्ड को समझ लीजिए कि योक सैक नाम की कोई चीज होती है, वहां से क्या होता है? हीमोपोइसिस होता है। किसमें? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फीटल लाइफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में कैसे? एक 2 to 6 वीक्स, और सॉरी मंथ्स, वीक्स नहीं मंथ्स, और 6 to 9 मंथ्स। 2 to 6 मंथ और 6 to 9 मंथ। 2 मंथ का मतलब 8 वीक, 8 वीक क्रॉस करने के बाद में, और छठे महीने मतलब 6 चौका 24 वीक तक। ठीक है, वो जो पीरियड होता है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स अलग जगह से होता है, और आफ्टर 6 to 9 मंथ फीटल पीरियड, फीटल लाइफ में, ठीक है, इसका फॉर्मेशन अलग जगह से होता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कहाँ से होता है। इसको देखिए, सब मोस्ट कॉमन जो साइट होती है इस पीरियड में 2 to 6 मंथ में, मोस्ट कॉमन साइट होती है लीवर। मोस्ट कॉमन साइट लीवर, फीटल लीवर के अंदर आरबीसी सॉरी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन मोस्ट कॉमनली होता है इन 2 to 6 मंथ ऑफ। बोन मैरो एक वर्ड है, यहीं से बोन मैरो है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बोन मैरो एक वर्ड है, आप सबको पता है बोन मैरो क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा। और इस अस्थि मज्जा के वर्ड की जगह बोन मैरो सेव कर दीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, बोन मैरो, बोन मैरो एक वो जगह है या वो चीज है जहां से प्रोडक्शन, या जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है। ये दो तरह के होते हैं बोन मैरो, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। अभी फर्दर आपको पूरा बताऊंगा, डोंट वरी, आराम से बस देखते जाइए। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाइए। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में क्या होता है? रेड बोन मैरो में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। इंपॉर्टेंट काम रेड बोन मैरो का क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और येलो बोन मैरो का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? स्पेशली स्टोरेज ऑफ फैट। स्पेशली जो वर्क, पर्टिकुलरली जो वर्क होता है इंपॉर्टेंटली, वो होता है स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, ये बोन मैरो। इसके बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मतलब एम्ब्रियो, फीटस, फीटस के बाद में 5 साल तक, फिर 10 साल, फिर 20 साल, फिर 25 साल, या एडल्ट होने के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये जो रेड बोन मैरो, बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है, जो बच्चा होता है, जो जितनी एज कम होती है उसमें रेड बोन मैरो उतना ही ज्यादा होता है। छोटी एज में रेड बोन मैरो ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रेड बोन मैरो कम होता जाता है। उस रेड बोन मैरो का जगह कौन लेता जाता है? येलो बोन मैरो। यानी जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स जिस पार्ट से हो रहा था, बोन के अस्थि, बोन मैरो मतलब बोन के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, जो मैरो मज्जा होती है, उसी को तो बोन मैरो बोल रहे हैं। तो रेड बोन मैरो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और येलो बोन मैरो स्टोरेज ऑफ फैट। तो जो एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है रेड बोन मैरो कम होता जाता है, येलो बोन मैरो बढ़ता जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इतना समझिएगा। इतना समझ में आया आपको?
जैसे जैसे एज बढ़ती है येलो बोन मैरो किसकी जगह लेता जाता है, रेड बोन मैरो की। पूरा बताऊंगा आगे फिर से भी कहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अब इतना याद रखिए बस, ठीक है। मैंने बताया आपको एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर यॉर्क सैक, ड्यूरिंग फीटल लाइफ में 2 to 6 मंथ में लीवर मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स या हीमोपोइसिस की, किसमें, फीटल लाइफ में 2 to 6 मंथ तक। 6 से 9 महीने में रेड बोन मैरो वो जगह है जहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए तीसरा है फीटल लाइफ, मतलब बर्थ से लेके 20 साल तक, बर्थ टू 20 इयर्स, बर्थ से लेके 20 साल तक मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, यही मोस्ट कॉमन साइट रहती है, यही मोस्ट कॉमन साइट रहती है, रेड बोन मैरो। मतलब हम यूं कहें कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में 6 महीने से लेकर 9 महीने तक भी रेड बोन मैरो, और बर्थ होने के बाद में से लेकर 20 साल तक भी रेड बोन मैरो ऑफ ऑल सेल, ऑल बोन्स, यहाँ भी लिखना भूल गए, ऑफ ऑल बोन्स, ठीक है, सभी बोन्स के रेड बोन मैरो से हीमोपोइसिस होता है। कहाँ पे, फीटल लाइफ में 6 से 9 महीने तक, और बर्थ से लेके 20 साल की उम्र तक, ठीक है, बर्थ से लेके 20 साल की उम्र तक। उसके बाद देखिए 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद एक खेला होता है, ठीक है, 20 साल बाद क्या होता है, एक खेला होता है, आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों या जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, हीमोपोइसिस कहाँ से होता है, 20 साल के बाद में हीमोपोइसिस कहाँ से होता है, मोस्ट उसकी साइट क्या है, देखो 20 साल के बाद में आरबीसी का ये जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, एपीफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, जितनी भी लंबी लंबी बोन्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स है, ठीक है, जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी बोन्स है, इनका जो एपीफाइसियल पार्ट होता है, पूरा बताऊंगा अभी, डोंट वरी, पूरा बताऊंगा, जो एपीफाइसियल पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, 20 साल के बाद में लॉन्ग बोन्स के जो एपीफाइसिस पार्ट होता है वहां से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि हम जिस एज ग्रुप में हैं, जो 20 क्रॉस कर चुके हैं, उन सब के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जितनी भी लंबी बोन्स है उन लंबी बोन्स के एपीफाइसियल पार्ट से, अभी बताऊंगा एपीफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस सब बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। लंबी बोन्स के जो एपीफाइसियल पार्ट होता है वहां से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, आफ्टर 20 इयर्स, ठीक है। और 20 साल से, बर्थ से लेकर 20 साल तक जितनी भी बोन्स होती है उन सब के रेड बोन मैरो से होता है। 20 साल मतलब बर्थ से लेकर 20 साल तक जितनी भी बोन्स होती है उनके रेड बोन मैरो से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एपीफाइसिस पार्ट में क्यों होता है, एपीफाइसिस पार्ट से होता है क्योंकि वहाँ पे स्पंजी बोन होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पंजी बोन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, जो बोन फाइबर्स होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क की वजह से क्या होता है, इसमें स्पेस और न्यूट्रिएंट्स की वजह से, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स की वजह से यहाँ पे स्पेस भी सही मिलता है, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स अच्छे से होती है। इसलिए ये जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोल देते हैं स्पंजी बोन्स। स्पंज मतलब स्पंज का मतलब पता है यार आपको, सिकुड़ भी सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। तो वो एक तो स्पेस प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रहते हैं, और एक पार्ट पर्टिकुलरली वो होता है इसीलिए है स्पंजी बोन कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स प्रॉपर्ली होता रहे। ये स्पंजी बोन एपीफाइसिस पार्ट में पाई जाती है। और भी जगह होती है जो जहाँ पे स्पंजी बोन पाई जाती है, जो ट्रेबिकुली जितनी भी जो मुड़ावदार है, जो साइडों से मोटी और बीच में जो पतली बोन्स होती है, जैसे इलियक क्रेस्ट अपना होता है, सब बताएंगे। इलियक क्रेस्ट होता है मतलब जो अपनी कूल्हे की जो हड्डी होती है, जो पेल्विस अपना होता है, उसके अंदर जो ऊपर की तरफ जो बॉर्डर होता है जहाँ से ऊपर से पेल्विस दिखता है, उस इलियक क्रेस्ट के अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है, ठीक है।
उस इलियक क्रेस्ट में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है। ऐसे ही आपकी वर्टिब्रा, ऐसे आपके स्टर्नम, जितने भी बोन्स है जो बीच से पतली है साइड से मोटी है, उन सब के जो मोटा वाला भाग है वहाँ पे एक स्पंजी बोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पंजी बोन्स टाइप से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वहीं से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, इतना समझ में। एम्ब्रियोनिक पीरियड में यॉर्क सेल बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अर्ली फीटल लाइफ 2 से 6 महीने तक, उसमें कहाँ से फॉर्मेशन होता है? अर्ली फीटल लाइफ 2 से 6 महीने तक कहाँ से फॉर्मेशन होता है? सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है लीवर, उसके बाद में स्प्लीन, उसके बाद में थाइमस और सबसे लास्ट में लिम्फ नोड्स। उसके बाद में 6 to 9 मंथ में जितने भी बोन्स है उन सबके रेड बोन मैरो से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। उसके बाद में 20 साल तक, जन्म से लेकर 20 साल तक की जितनी भी बोन्स होती है उनके रेड बोन मैरो से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। 20 साल के बाद में बताया मैंने आपको, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है उनके एपिफाइसिस पार्ट से, ठीक है, एपिफाइसिस पार्ट से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। और एक ट्रेबिकुली ऑफ इलियक क्रेस्ट, वर्टिब्रा और स्टर्नम, यानी जितने भी जो साइडों से मोटी और बीच से पतली बोन्स होती है उनके ट्रेबिकुली में स्पंजी बोन्स का फॉर्मेशन होता है, वहां से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, इतना। चलिए, इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज तक एक चीज समझ में मेरे ख्याल से आई नहीं होगी, यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक, क्योंकि ये पता चला ना एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है उसके अंदर यॉर्क सैक से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, उसी को मुझे बताना है कि यॉर्क सैक क्या है। ठीक है, आप बस अपना फोकस में बना के देखते रहिएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि यॉर्क सैक वो पार्ट है जो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक जितने भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं एम्ब्रियो के लिए, वो सब का रोल कौन प्ले करता है? यॉर्क सैक। ठीक है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक। और प्लेसेंटा कब बनता है? 8वें वीक के बाद में, मतलब जब फीटस का फॉर्मेशन, ये तो जब से हम टर्म फीटस बोलते हैं वो प्लेसेंटा के बाद में ही, या प्लेसेंटा के फॉर्मेशन के बाद में ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे जैसे प्लेसेंटा बनेगा इधर से फीटस का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, तब तक सारे काम यॉर्क सैक करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यॉर्क क्या होता है? आपने अंडा देखा है? अंडा देखा है? अंडा होता है, अंडे के अंदर एक पोर्शन होता है येलो, इसको मैं इससे बना दे रहा हूँ। एक येलो पोर्शन होता है, येलो पोर्शन, और एक बिल्कुल फ्लूइड टाइप से होता है व्हाइट पोर्शन। ठीक है, अगर हम अंडे को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो तो पीछे फंसा जाता है, जो फ्लूइड होता है। ठीक है, जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो तो पूरा फैल जाता है, लेकिन जो येलो वाला पोर्शन है वो पूरा बंधा रहता है। और उसी अंडे को अगर हम उबालते हैं तो व्हाइट वाला पोर्शन अलग रहता है और येलो वाला पोर्शन अलग रहता है, मतलब उसकी एक क्लियर बॉर्डर होती है। तो यहाँ देखिए, अंडा जैसे हम फोड़ेंगे, कच्चे अंडे की बात करें, जैसे फोड़ेंगे पानी पूरा निकल जाएगा और जो येलो वाला पोर्शन है वो इधर उधर घूमता रहेगा। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बंधा होगा, बिखरेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बिखरेगा? वही चीज बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो येलो वाला पोर्शन है, पहली चीज तो बता रहा हूँ आपको, इतना न्यूट्रिशियस होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे इसी में होते हैं। ठीक है, फैट, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन को छोड़कर बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, शुगर, ग्लूकोज, जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं, येलो वाले पोर्शन में, जिसको हम अंडे की जर्दी बोलते हैं। अंडे की जर्दी। ठीक है, इस जर्दी को ही हम क्या बोलते हैं? यॉर्क। इस जो जर्दी होती है, जो येलो वाला पोर्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यॉर्क। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे वो एक जगह इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एक जगह क्यों होते हैं? इनका कोई तो वजह होगी, इनकी कोई तो वजह होगी। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, अरे कोई भी चीज यार ऐसे कैसे बन सकती है? चुंबक तो उसमें है नहीं, कुछ ना कुछ बिल्कुल फाइन सी लेयर है, बिल्कुल फाइन सी एक लेयर है उसके चारों तरफ, उस येलो वाले पोर्शन के, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी भी चीज के बाहर अगर हम कोई कुछ कवरिंग बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सैक। उसको क्या बोलेंगे? सैक, ऐसे। ठीक है, तो इस योग के चारों तरफ जो कवरिंग है, इस योग के चारों तरफ जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? योग सैक। इस योग के जो चारों तरफ कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? योग सैक। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से देखो, मैं आपको जैसे जैसे अंडे में होता है वैसे ही ह्यूमन में समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्ट्रक्चर सेम होती है, कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर सेम होती है, कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, आप देखते रहिएगा। ठीक है,
योग से समझा रहा हूँ आपको। देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एक अपना ये बना रहा हूँ आपके सामने एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो। यहाँ से इसकी ये प्लेसेंटल पार्ट निकल रहा है, ठीक है, या जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पोर्शन है वो निकल रहा है। इसके बाद में ये देखिए इसके बाद में एक कवरिंग में और दे रहा हूँ। ठीक, और सबके बाहर है सबके बाहर एक कवरिंग और है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो अंदर अंदर जो मैंने सबसे पहले बनाया था वो क्या है? एम्ब्रियो। ठीक, ये जो पहली वाली एम्ब्रियो के जस्ट बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एमनियोन। एमनियोन लेयर, ठीक है। इसके बाद जो डॉटेड लेयर है, ये जो डॉटेड लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? कोरियोन। एमनियोन और कोरियोन। चलिए वापस नहीं आता है। यहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, यहाँ पे एक फ्लूइड पाया जाता है फीटस के बाहर और जो एमनियोन लेयर है उसके अंदर। फीटस के बाहर और एमनियोन लेयर के जो अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आया? फीटस के बाहर और जो एमनियोन लेयर उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए ये जितना भी अभी प्लेसेंटा बनानी है, मैं बात कर रहा हूँ 8th वीक तक, ठीक है। 8th वीक तक के मैं एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी प्लेसेंटा बनानी है, तब तक क्या बताया था मैंने आपको? तब तक क्या बताया था? योक्स है। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे किसमें रहते हैं? योग। योग जिसको बोलते हैं वो कहाँ रहता है? यहाँ। मतलब जितनी भी सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की एम्ब्रियो को वो कहाँ से होती है? योग से, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन उसी के अंदर है जो मदर से कहीं ना कहीं, मतलब मदर से बाहर की तरफ से अटैच होता है। मदर की क्या बोलते हैं? आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है। और ये यहाँ पे स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद में फीटस को सप्लाई। तो ये क्या है? इसके अंदर जो पोर्शन है, इसके अंदर जो पोर्शन है ये क्या है? योग। और योग को जिसने कवर कर रखा है वो क्या है? योग सेल। योग सेल, ठीक है। उसके बाद में योग सेल हो गया। उसके बाद में क्या है? ये एक लेयर है सबसे बाहर। ये क्या है? जो अंडे का बाहर से आपको दिख रहा है ना, बाहर से जो अंडा, वो अंडा यही है बाहर से। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेल। शेल मतलब कवच, इस पूरी चीज का कवच जो इसको बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल टेम्परेचर, क्लाइमेट, जो भी वेदर चेंजेस सबसे है उसको इनको बचाता है, ठीक है। उससे एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है। तो सोचिए एम्ब्रियो के चारों तरफ कितनी लेयर है? अंदर एम्ब्रियो है, उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड है, फिर एमनियोन है, फिर कोरियोन है, फिर सेल। इतना प्रोटेक्शन दे रखा है तब जाके एक एम्ब्रियो डेवलप करता है। ये भगवान की लीला देखिए जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हैं। उसकी कवरिंग किसने कर, उसकी एक कवरिंग हो रखी है कि केवल ये न्यूट्रिएंट्स किसको मिलने चाहिए? एम्ब्रियो को। बाकी इधर उधर डिफ्यूज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मिलने चाहिए, इसीलिए जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? योग सेल। यही मैं आपको बता रहा हूँ, योग सेल। तो ये जो चीज है ना, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स सब यहाँ से होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जितने भी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स जो एम्ब्रियो को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? योग सेल से।
जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए हेल्दी होता है। क्यों हेल्दी होता है? क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, इसलिए उसको हेल्दी बोलते हैं। समझ में आया हर चीज? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर है, जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है जो उसके अंदर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्दी होती है, इसीलिए हम इसको हेल्दी बोलते हैं। अब इसके बाहर जो कवरिंग होती है, इसके बाहर एक फाइन सी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यॉक सैक। ठीक है, एक पतली झिल्ली होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? यॉक सैक। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यॉक सैक ही वो जगह है जहाँ से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये समझ में आया एम्ब्रियो का? ठीक है, यॉक सैक मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए, इसका रिवाइंड जाके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझने के लिए आसान रहेगा। अब देखिए, उसके बाद बात करते हैं, एक आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने एक लॉन्ग बोन बना रहा हूँ, जो कहाँ की बनाई है मैंने? ये आप मान लीजिए पैर की है। ठीक है, फीमर फीमर की बात कर रहा हूँ मैं, ये फीमर है। ठीक, यहाँ से टिबिया और फिबुला दोनों जुड़ जाएंगे, कौन सा है? ठीक है, उसको लेकिन मैं भी नहीं समझा रहा हूँ, मेरा जो पर्पज है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उस मेरा जो पर्पज मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ठीक, और ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, और इसको भी हम बोलते हैं एपीफाइसिस। इन दोनों का एक जो यहां से लेके और यहां तक ये शाफ्ट, जो जहां से तक शाफ्ट अटैच होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। ठीक है, और ये जो पोर्शन बचा है, ये जो पोर्शन बचा है, इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस या मेटाफाइसिस। ठीक है, मेटाफाइसिस। अब देखिए, आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर। सबसे पहले एपीफाइसिस दो दिख रहे हैं, डायफाइसिस सिंगल है, मेटाफाइसिस दो दिख रहे हैं। अब हमारी बॉडी, देखो दो स्ट्रक्चर बताता हूँ, धीरे धीरे ऐसे मैं टाइम के साथ में टर्मिनोलॉजी आपकी अपडेट करता रहूँगा। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी बॉडी के पास में है, जो मिड लाइन के पास में है, ठीक है, अगर मान लो हम यूँ कर रहे हैं, या हम ऐसे मान लो पैर को फैला रहे हैं, हमारा पैर है, ये मान लीजिए मैं पैर फैलाऊंगा, अगर पैर को फैला रहा हूँ, या ये मान लीजिए ह्यूमरस है, छोड़िए आप पैर को छोड़िए, ये ह्यूमरस है। ठीक है, ह्यूमरस अगर मैं इसको यूँ फैलाऊंगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये मेरी बॉडी के पास में मिड लाइन के जो पास में होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। ये जो सेंटर हमारे नाक के साथ में हम चीरा देते हैं, अगर बॉडी को आधे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं मिड लाइन। ठीक है, अगर मिड लाइन से जो चीज पास में है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पास में है, तो ये चीज है, ये जो शोल्डर जॉइंट है, सॉकेट जो फिक्स हो रहा है, इसको मान लीजिए ये है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है एल्बो है, ये एल्बो है। ठीक है, तो ये एल्बो क्या है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरी मिड लाइन से दूर है ना, एल्बो दूर है और शोल्डर पास है, तो जो मिड लाइन से पास में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल, और जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। वर्ड याद है ना? देखिए बताता हूँ, प्रोक्सिमल, दो वर्ड, प्रोक्सिमल और डिस्टल। पी यानी प्रोक्सिमल, पी यानी पास, डी यानी डिस्टल, डी यानी दूर। इतना तो फंडा याद रखिए, डी यानी डिस्टल, ई यानी दूर, पी यानी प्रोक्सिमल, पी यानी पास। ठीक है, तो जो चीज प्रोक्सिमल है वो पास वाली है, और ये जो डिस्टल है वो दूर वाली है। तो ये हो गया प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, लंबी बोन का प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ये यहाँ का प्रोक्सिमल एपिफाइसिस हो गया, यहाँ पे डिस्टल एपिफाइसिस हो गया। वही से मेटाफाइसिस के साथ में वही मतलब जो पास में है उसको हम प्रोक्सिमल मेटाफाइसिस बोलेंगे, जो दूर में है उसको डिस्टल मेटाफाइसिस बोलेंगे, और जो डायफाइसिस वो सिंगल होता है। चलिए अब देखिए काम की बात बताता हूँ आपको। जो बिल्कुल एंड पार्ट होता है, जहाँ पे बिल्कुल बोन राउंडेड होती है, वहाँ पे एक अलग सा नेटवर्क होता है, जैसे मैंने बोला ट्रेबिकुलर
ट्रेबिकुलस को बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, फाइन नेटवर्क होता है, उसके अंदर वो स्पेस भी देते हैं और न्यूट्रिएंट भी वहाँ पे अच्छी तरीके से सप्लाई होते हैं, इसलिए उस पोर्शन को एक स्पंजी बोन का हम नाम दे देते हैं। उस जगह पे जो बोन होती है वहाँ पे एक स्पंज टाइप से स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए उसको स्पंजी बोन बोलते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स। 20 साल के बाद में जो मैंने बताया था रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, 20 साल से पहले जो बताया था मैंने आपको रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, सभी बोन्स का रेड बोन मैरो, और 20 साल के बाद में एपिफाइसिस ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स। ठीक है, तो ये एपिफाइसिस वो पार्ट है जो बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल एज पे होता है, जो राउंडेड होता है। उसके बाद में ये जो बोन होती है, उस बोन के अंदर एक स्ट्रेट सी स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, जिसको जो साफ्ट का काम करती है। ठीक है, ये साफ्ट है। ठीक है, अब साफ्ट को एपिफाइसिस जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस बिल्कुल एंड का पार्ट, साफ्ट बीच का पार्ट। साफ्ट को एपिफाइसिस जोड़ने का काम कौन करता है, दोनों तरफ मेटाफाइसिस। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, ये समझ में आ गया सबको एपिफाइसिस क्या है, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस और डायफाइसिस, मेटाफाइसिस क्या है। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूँ, ये इतना समझ में आया कि योग सेल और बोन का स्ट्रक्चर एपिफाइसिस क्या है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। मैंने आपको योग सेल बता दिया, मैंने आपको एपिफाइसिस बता दिया, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, अब एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स का मैं आपको छोटा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ जैसे ये बोन बनाई थी हमने, ठीक है, अब मैं जल्दीबाजी में बिल्कुल भी बना दे रहा हूँ फटाक से। ठीक है, ठीक, देखिए ये मैंने 4 बोन बनाई, अभी बताता हूँ किस किस की बोन बनाई है। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको किस किस की बोन मैंने बनाई है। ये स्पंजी बोन जो बताया था मैं आपको एपिफाइसिस। अब देखिएगा, बताता हूँ काम की चीज आपको। जहां जहां मैंने इस पेन से ऐसे किया है, लाल पेन से, वो है रेड बोन मैरो, और जहां जहां मैंने इस पेन से केवल ब्लैंक छोड़ा है वो है येलो बोन मैरो। ठीक है, अब देखिए ये 4 हड्डियां हैं और 4 एज ग्रुप की हड्डियां हैं। ये 4 हड्डियां हैं और 4 एज ग्रुप की हड्डियां। ये 0 से लेकर 1 साल तक, ये 1 साल से लेकर 10 साल तक, ये 10 से लेकर 20 साल तक, और ये आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, देखिए जो इन्फेंट, इसको हम इन्फेंट बोल सकते हैं। इन्फेंट के अंदर मैंने क्या बताया था, रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। ठीक है, अब देखिए ये जो बोन, ये उसकी एक इन्फेंट की बोन है, इसके अंदर कितना रेड बोन मैरो है, लगभग पूरा, इसमें लगभग पूरा, कुछ अमाउंट में यहाँ भी है, पूरा लगभग रेड बोन मैरो कवर कर रखा है, ये रेड बोन मैरो। चलिए 1 से 10 साल तक इसके अंदर क्या है कि कुछ येलो बोन मैरो का जो पोर्शन है वो
बनना चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें जिसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फैट जरूरी होता है। वेट गेन कब होता है? एज के साथ में वेट गेन होता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका रेड बोन में रहो येलो बोन में कन्वर्ट होता जाता है और फैट का स्टोरेज करने लगता है, और उससे क्या होता है, वेट बढ़ता जाता है। अब देखिए यहाँ रेड येलो बोन में बिल्कुल नहीं था, कम था, अब यहाँ देखिए बढ़ता जा रहा है। ये येलो बोन में यहाँ से यहाँ तक इसमें बढ़ता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए 10 से लेकर 20 साल तक ये और बढ़ गया है, येलो बोन में और बढ़ गया। और 20 साल के बाद में देखिए पूरा येलो बोन में रहा है, बाकी एपिफाइसिस जो पार्ट है उसके अंदर केवल रेड बोन में बचा है, बाकी पूरा येलो बोन में हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रेड बोन मेरो की जगह येलो बोन मेरो ले लेता है, या फिर येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो की जगह ले लेता है। समझ में? देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, ये इन्फेंट का बोन है, ये 1 से 10 साल तक का बोन है, ये 10 से 20 साल तक का बोन है, ये 20 साल से 12 तक का बोन है। ठीक है, इतनी चीज आपके लिए बहुत वेरी मैंडेटरी चीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जैसे भी समझ सकते हैं वैसे समझिए। ये चीज मैंने आपको बताया, यॉर्क्स है, एपिफाइसिस और बोन मैरो, 3 चीज मैंने आपको स्पेशली बताई है। ठीक है, उसके पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑल द सेल्स, जो कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है मैंने सब आपको बता दी, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यॉर्क्स है और बोन मैरो और पोर्शन ऑफ बोन और स्ट्रक्चर ऑफ बोन, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस सब बताया। उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से याद करके रहना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा एक अच्छे से कंटेंट। ये बेसिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सेल्स आपको बताऊंगा, मैं एक एक सेल आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे कौन सी सेल बनती है, कोशिश रहेगी। बाकी आप अपना फोकस दीजिए यहाँ, इसको रिवाइज करिए अच्छे से। अगली क्लास में आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, इन्हीं दुआओं के साथ में बेस्ट विशेष, जय हिंद।